वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारे क्लास का टॉपिक है कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करना, जो हम डिफरेंट एंगल्स के लिए देखेंगे। अब एंगल्स तो हमने कंस्ट्रक्शन में सभी फेमिलियर हो गए कि कंस्ट्रक्शन में सीखा था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ऑफ कोर्स 0 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स हमने बनाने सीखे थे अपने कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग सीखेंगे कि इन डिफरेंट एंगल्स के लिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो हम इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर लेते हैं। पर बात यह है कि अगर मैं डायरेक्ट तुम लोगों को बेटा ये सिखा दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे बनती है, ऐसे बना लेना, ऐसे वैल्यूज़ याद कर लेना, तुम लोग सोचोगे कि क्यों, ऐसे क्यों, हम क्यों मान लें कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू ये होती है। आएगा ना मन में। सबसे पहले मैथ्स पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्यों आता है कि मैम ने कह दिया क्या, इसलिए हम लोग मान लें कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 है। हमको प्रूफ चाहिए कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना। ये सबसे पहला कन्फ्यूज़न है। तो टेबल बेटा अपन बाद में बनाएंगे, पहले उस चीज़ का प्रूफ लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे ही कोई पूछ ले कि आप साइन प्रूफ करो कि sin 45 = 1/√2, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे और उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको यूनिट सर्कल की एक थ्योरी दूंगी, जिससे आपको ये टेबल भी अगर याद ना रहे तो भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आज की क्लास में सबसे पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है, इन एंगल्स के विद रिस्पेक्ट में। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। उसके बाद में हम यूनिट सर्कल से इसी टेबल को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो सीखेंगे। क्लियर? चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और तुम लोग को याद दिला दूं कि अगर तुम लोग ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो बेटा। क्या होता है कई बार कि हमको याद नहीं रहे, तो ये एक रिलेशन हम लोग ने सीखा है कि tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस थ्योरी को बेटा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारा sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है और cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और cot थीटा हम दो तरह से फाइंड करते हैं, एक तो tan थीटा का रेसिप्रोकल की तरह, और इसके अलावा हम अगर इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस कहते हैं तो ये आपका होता है बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये जो अपनी पुरानी थ्योरी है आज इसका भी यूज़ करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने में। क्लियर? चलो, तो अब मैं जैसे कह रही थी कि जैसे अगर हमको कोई एंगल मालूम, ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा था, ये भी एक बार देख लो कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और इसकी साइड्स अपने पास में गिवन हैं, ये इन तीनों में से कोई भी, तो इसके लिए अगर हमसे कहा जाता कि sin C की वैल्यू निकालो, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं कि AB अपॉन AC, क्योंकि हमें मालूम है sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकाल देते हैं। पर अगर अपने पास में साइड्स का रेशियो ना दिया गया हो और हमसे यहाँ पर ये एंगल गिवन हो कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे जबकि आपके पास में साइड्स का रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ का काम करेंगे और कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि सबसे पहले हम 45 डिग्री से स्टार्ट कर लें बेटा। देखो, अगर हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो ये राइट ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया और हमने ये कहा कि ये एंगल C हमारा 45 डिग्री का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो हम अगर यहाँ पर राइट ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अपनी बेटा यूज़ करेंगे
तो हमारे पास में एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल होगा। और यहाँ से तुम लोग देखो तो ए की वैल्यू समझ में आ गई होगी कि अगर हमने सी एंगल 45 डिग्री का लिया तो हमारे एंगल ए की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 45 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमारा जो एंगल है वो ये 45 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा। अब ये अगर एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स भी बेटा अपनी इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी इनसे हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखो। तो हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर अब ए के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, बी सी, और सी के अपोजिट है ए बी। तो ये लिख देंगे और रीज़न लिख देंगे कि एज साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये हमने ये सीख लिया कि बी सी और ए बी इक्वल है। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि इन दोनों की लेंथ x है। तो सपोज किया अगर हमने कि बी सी और ए बी की लेंथ बेटा अपनी क्या है, x है। तो ये x हो गया बेटा अपना, ये भी x हो गया। अब यहाँ 90 डिग्री है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करके अपनी थर्ड साइड और फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सारी वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमको बहुत अच्छे से आती हैं। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से एंगल निकाल लिया, साइड्स अपोजिट इक्वल करके। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे बेटा तो ये अपने पास में आ जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। अब ए सी स्क्वायर एज इट इज़, ए बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी सी की एक्स स्क्वायर, यह आ गया आपका ए सी स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी की लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगी x रूट 2। तो ये लो बेटा अपने पास में आ गया x रूट 2। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा काम। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमको ये ट्राइंगल बनाना आ जाए। वैसे मैंने पूरा तुम लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन करने की वजह से इतने तरह से बताया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन की है। पर अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जैसे अभी, तो आप एग्ज़ाम में या अपना कहीं भी किसी भी रेशो को फाइंड करना है तो सिंपल से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको मालूम है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये x रूट 2 आ जाता है। ठीक है। तो ये जब अपने पास में x रूट 2 आ जाएगा तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे फाइंड करेंगे। देखो साइन थीटा अपने को मालूम है कि वो क्या होता है अपना p अपॉन एच, मीन्स साइड, आप लोग को याद होगा साइड अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल जो भी अपना रिक्वायर्ड एंगल होता है ना, और डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर अगर हम एंगल C के विद रिस्पेक्ट देखते हैं तो साइन C की वैल्यू हमारी क्या आएगी बेटा, यहाँ पर इसके अपोजिट साइड क्या है बेटा, AB। तो ये आएगा AB डिवाइडेड बाय AC। अब साइन C पर हमारा एंगल क्या बन रहा है बेटा, 45। तो हमने लिख दिया 45, AB की वैल्यू x डिवाइडेड बाय x रूट 2, कैंसिल कर दो और ये साइन 45 आपके पास में आ गया 1/√2। ठीक है। अभी इन्हीं वैल्यूज से हम अपनी टेबल जो बनाएंगे तो उसमें सेम वैल्यूज आएंगी। पर अगर हमको कहीं प्रूव करने के लिए आएगा कि आप प्रूव करके दिखाओ कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो हम उसको इस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है। अब बाकी अगर अपने पास में साइन 45 की जगह कॉस 45, टेन 45, सेक 45 कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आएगी तो हम यहाँ तक का काम सेम करेंगे।
मीन्स हम अपना पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स कॉस 45 की, तो कॉस 45 क्या होता है बेटा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाता है अपना BC अपॉन AC, तो ये भी आ जाता है x अपॉन x√2। अब हमने इसको कैंसिल किया तो ये cos 45 की भी वैल्यू बेटा अपने पास में क्या आ गई, cos 45 भी आ गया अपने पास में 1/√2। क्लियर? देखो कितनी आसानी से निकालते जा रहे हैं। अब आपको चाहिए tan 45, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप यहाँ पर tan 45 की वैल्यू निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर हमने लिया AB, बेस ले लिया BC, अब ये आ गया x अपॉन x, कैंसिल कर दिया 1, tan 45 भी निकाल लिया। आप यहाँ से जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ये ट्राइंगल बनाना आ जाए तो। क्लियर हो गया बेटा? 45 से रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो उनको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। ये ट्राइंगल अगर तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो अगर तुम टेबल बनाने में कहीं भूल भी रहे हो या कोई वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है तो इससे आप फटाफट कर लोगे। चलो अब इसके बाद में हम अगला सीखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएंगी। तो वो दोनों बेटा एक साथ एक ही उसमें सीख लेंगे हम। एक ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको 60 डिग्री की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 का है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या याद रखना है कि हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो केवल हमारे कहाँ राइट ट्राइंगल्स में ही काम करते हैं, है ना, कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थ्योरी राइट ट्राइंगल्स में है। तो हम यहाँ पर राइट ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमारे किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉइंट D है, तो इससे बेटा अपने पास में राइट ट्राइंगल मिल जाता है। अब ये राइट ट्राइंगल मिल जाएगा तो इसमें से अब हम किस तरह से अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट और 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए केवल इतना काम करना है, हमको सबसे पहले ट्राइंगल ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंसी तो ध्यान है ना, हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट करना है मीन्स उनके कोई भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कर देंगे तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3 पार्ट्स में से एक तो एंगल B और C इक्वल है बेटा, ईच 60 डिग्री के हैं। अगर हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिख दें तो ये दोनों अपने 90 डिग्री के हैं और ये साइड अपनी बेटा कॉमन है। तो बाय एंगल साइड आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा काम है और उसको कॉन्ग्रुएंट करने से अपने पास में ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT और BD की लेंथ DC के इक्वल हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो मैं लिख के और बता देती हूँ। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। देन उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया AD परपेंडिकुलर टू BC। यही किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसके बाद में हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। नाउ इन ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो हमने क्या क्या चीज़ें इक्वल की थी बेटा, हमने सबसे पहले कहा कि एंगल B और एंगल C हमारे इक्वल हैं, दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के हैं और हमारी AD और AD ये अपनी बेटा कॉमन है।
तो देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अपने ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाय CPCT। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा कि BD और DC की लेंथ इक्वल हो जाएगी और हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल BAD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAD के। ये बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा काम है और आप लोग बहुत बार कर चुके हो, तो आपको इसमें कुछ नया या मतलब कहना चाहिए टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करके BD और DC इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स कि ये एंगल A के हाफ के इक्वल हो जाएंगे। एंगल A अपना बेटा 60 डिग्री का है और इसी का हम यूज़ कर लेंगे। तो अब हम लिख देंगे कि BAD एंड CAD इक्वल हैं, सो एंगल BAD एंड एंगल CAD बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। और BAC हमको मालूम है कि ये BAC पूरा एंगल अपना 60 डिग्री का है, तो ये हाफ ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेना, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 30 डिग्री। क्लियर। और यही हमारा मेन बताने का काम था कि हम आपको ये बता दें पहले कि एक ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों बनाया हमने, क्योंकि उसमें हमें 60 और 30 दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो अब इससे हमको ये पता चल गया कि बेटा ये जो हमारा एंगल है ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। अब देखो कैसे फटाफट अपनी वैल्यूज आती हैं। अब ये तो हमने देख लिया। अब हमने बोला कि ABC, देखो ABC हमारा क्या है, मैं लिखती जा रही हूँ जिससे आप लोग समझते चलो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी सारी साइड्स अपनी इक्वल हैं, BC CA सब इक्वल हैं। इनको सपोज कर लिया कि इन सब की लेंथ क्या है बेटा, A है। क्लियर। तो ABBC CA सब हमने A के इक्वल कर ली, और क्योंकि आपकी BD और DC इन दोनों के भी पार्ट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर BD और DC अगर इक्वल हैं तो ये दोनों बेटा किसके इक्वल हो गई, हाफ ऑफ BC के, और इनको हमने किसके इक्वल माना है, A के, तो ये हो गया हाफ ऑफ A। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई कि BD और DC A के हाफ के इक्वल हो जाएंगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्राइंगल अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। इनको इक्वल में हमने A लिख दिया, मीन्स ये हमने सपोज कर दिया। तो अगर ये A है और ये पार्ट इसके इक्वल है, मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है, तो जब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ A है तो ये लेंथ बेटा इसकी हाफ हो जाएगी, A/2। बात समझ में आ गई। तो जब ये लेंथ अपनी A/2 आ जाएंगी तो हमको ये अपना राइट ट्राइंगल जो यूज़ करना है ये वाला बेटा, तो इसकी हमको ये साइड मालूम चल गई कि ये A/2 है, ये मालूम है A है। अब अगर अपने को बस ये हाइट या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर मिल जाता है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैसे निकालोगे, सिंपल सा काम पाइथागोरस यूज़ करके। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे हम लोग और काम कंप्लीट। फिर तो हम देखो अभी हमने देखा था कि एक बार हमारे पास में ट्राइंगल में सारी वैल्यूज़ मिल जाएं तो हम उसको ईजिली कर पाते हैं। तो ये तुम लोगों को बताने के लिए कि ये A/2 होता है, मैंने सब चीज़ें कॉन्ग्रुएंट करके शो करके बता दी हैं। अब अपने को केवल इतने से पार्ट का काम है जिसमें हमें मालूम है ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, मीन्स ये वाला पार्ट बेटा, ये जो हमने ADB इसके सेपरेट कर लिया इतना सा पार्ट। अब जो हमारे को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये अपने पास में ये जो अपना ABD है ये यहाँ पे सीधा अपना, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैंने कहा था कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है।
तो अब अपन लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस ठीक है इन राइट ट्राइंगल ADB। अब जब तुम करोगे तो फटाफट से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी कि AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल है। ये तो सबको आती है पाइथागोरस, इसमें तो कोई बड़ा काम है नहीं। AD स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है बेटा, BD अपनी A/2 है और ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये A स्क्वायर बाय 4 इधर ले आओ, एलसीएम लोगे 4A स्क्वायर ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास में आ गया 3A स्क्वायर अपॉन 4 AD स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसका रूट ले लेंगे तो ये AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3A स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका आ गया 3 रूट रूट 3 अपॉन 2। A स्क्वायर है तो बेटा ये आ गया, 3 का रूट ले नहीं सकते और 4 का 2, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई क्या बेटा, A√3 अपॉन 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली A√3 अपॉन 2। बस ट्राइंगल कंप्लीट हुआ और अब अपना काम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का चालू। ये बहुत आसानी से निकल आता है बेटा, एक बार ट्राइंगल बनाना सीख लिया या ट्राइंगल तुम्हारे को आ गया कि इसमें ये वैल्यूज़ यहाँ इतनी आएंगी तो तुम बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल के अपोजिट साइड बेटा अपनी क्या है AD, तो ये लिख देंगे हम AD, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो AB है। अब AD की लेंथ क्या आई बेटा अपनी A√3 अपॉन 2 और AB की लेंथ थी A, ये कैंसिल कर दिया और लो बेटा आ गई वैल्यू साइन 60 √3/2। अब तुमको cos 60 चाहिए तो cos 60 के लिए क्या करोगे, बेस BD है, हाइपोटेन्यूज AB है। अब इसको सॉल्व करना तो ये A/2 अपॉन A कैंसिल कर दो 1/2, देखो निकल रही है फटाफट। सिर्फ इतनी सी चीज़ अगर समझ में आ जाए कि ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म करना है तो फिर हम आराम से बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब ये हो गई 60 डिग्री की बात। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था 30 डिग्री की भी इसी से वैल्यूज़ निकलेंगी, तो अब वो 30 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो चलो अब वो भी देख लो। अगर हमको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक बेटा, तो साइन 30 की वैल्यू के लिए 30 डिग्री अपना बेटा यहाँ बना है, तो ये 30 डिग्री है तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या हो गई PD। तो जब आप साइन 30 निकालोगे तो ये क्या आएगी BD अपॉन AB। अब BD की लेंथ है A/2, AB है A और ये कैंसिल किया, ये आ गया 1/2। तो देखो ये हमने क्या देख लिया कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि कॉस की जो इन्वेंशन हुआ था वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन के फॉर्म में हुआ था, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो वैल्यू साइन 30 की आ रही है वही वैल्यू कॉस 60 की आ रही है। मीन्स साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ में आता है ना, ये 30 ये 60 दोनों का सम 90 डिग्री। तो एक इसी चीज़ को यहाँ पर भी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, वो चीज़ किस तरह से वेरीफाई होगी। तो ये हमने देख लिया साइन 30, ऐसे ही कॉस 30, टेन 30 या साइन 60 कॉस 60 हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आप लोग निकाल के देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है ना बेटा। चलो अब ये तो सारी की सारी वैल्यूज़ निकालना हमने सीख लिया। अब जल्दी से 0 और 90 डिग्री के बारे में भी देख लो। 0 और 90 डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये अपना राइट ट्राइंगल होता है ABC। अब मैंने ये कहा कि ये एंगल कितने भी डिग्री का है, मान लिया अभी हम लोग ने ये 60 डिग्री का है, हमको यहाँ पर पॉइंट C पर 0 डिग्री का एंगल जैसे चाहिए, तो क्या होगा, ये एंगल अपन धीरे धीरे कम करेंगे। तो ये 60 से मान लेते हैं अपन 45 रह गया, फिर उसके बाद में और कम करेंगे और कम करेंगे,
और कम करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा ए है वो धीरे धीरे हमारा ए नीचे की ओर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल हमारा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये ए शिफ्ट होता जाएगा। और जब एंगल एग्जैक्टली 0 डिग्री पर आएगा तो ये ए इस बी के साथ में कोइंसाइड कर जाएगा। बी और ए ये दोनों अपने सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जब एंगल 0 होगा तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये भी 0 हो जाएगी। तो अगर हम साइन 0 निकालेंगे तो यहाँ पर अपोजिट साइड की लेंथ तो 0 है तो ये 0 हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूस ये जो AC है, ये देखो और एक बार समझा देती हूँ, ये BC है, ये पॉइंट A है। तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता जा रहा है ये नीचे नीचे B पे आ गया। तो जब ये B पर ही आ गया तो ये जो अपनी हाइपोटेन्यूस की लेंथ है वो इस BC के इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम AC या BC कुछ भी लिखें पर 0 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। और अगर हम कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करें तो वो बेटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो बेस तो BC एज इट इज़ रहा, इस केस में बेस BC में तो कोई चेंज आया नहीं तो बेस अपना BC ही रहेगा। और जो हाइपोटेन्यूस है AC वो क्योंकि B के ऊपर ही कोइंसाइड कर रही है तो AC की लेंथ भी BC के इक्वल हो जाएगी। तो ये कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? साइन 0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो गई। और यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों की लेंथ सेम हो गई। क्लियर हो पा रहा है? एक बार फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर ये हम A पर हैं, ये हमारा बेस है। अब हम जैसे जैसे एंगल कम करते जाएंगे तो ये अपना धीरे धीरे नीचे आता जाएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे। और 0 डिग्री के टाइम पर ये जो मेरा A है जिसको अपन अभी अपने हैंड के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये एंगल जैसे धीरे धीरे कम हुआ ये बिल्कुल 0 डिग्री पर इस B के साथ में कोइंसाइड कर गया। जब ये कोइंसाइड कर गया तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ थी वो इस BC के इक्वल आ गई। ये दोनों एक के ऊपर एक आ गए तो यहाँ पर हमने BC अपॉन BC किया और यहाँ पर परपेंडिकुलर की तो लेंथ ही खत्म हो गई तो उसको हमने 0 लिखा। और इस तरह से ये बेटा अपनी वैल्यूज़ आ गई। अब अगर हम इसी में अभी 90 डिग्री के लिए बात करें तो 90 डिग्री के लिए बात करेंगे तो क्या होगा वो देखो। अब जब हमने एंगल यहाँ पर छोटा किया तो 0 किया। अब अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो ये जो पॉइंट अपना C है और ये अपना B है। अब ये एंगल हमको मालूम है कि जैसे जैसे ये एंगल हम यहाँ पर ये एंगल अगर अपना 30 का है, हम अगर आगे जाएंगे तो ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है, और आगे जाएंगे और बड़ा होगा, और आगे जाएंगे और बड़ा होगा। तो 90 के केस में ये जो पॉइंट C है वो धीरे धीरे मूव हो के कहाँ पे पहुँच जाएगा बेटा, अपने B के पास में। मीन्स ये C अब B से कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे कि 0 के केस में A अपना B पर कोइंसाइड किया, यहाँ पर C B से कोइंसाइड कर जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो जैसे ये मेरा हाथ रखा अभी मैंने हाइपोटेन्यूस पर, अब मुझे ये जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है ये 90 डिग्री का चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए मुझे इसको 90 डिग्री मालूम है यहाँ बनता है। अगर हम इसको 90 डिग्री के लिए चाह रहे हैं तो धीरे धीरे अगर हम आगे आएंगे तो ये एंगल बड़ा बनेगा, फिर यहाँ आएंगे तो एंगल बड़ा होगा, यहाँ जाएंगे और बड़ा होगा और बड़ा होगा और एंड में ये यहाँ पर इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। मीन्स ये जो C है ये B के पास पहुँच जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये जो अपनी बेस की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0। और जो अपने हाइपोटेन्यूस की लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, AB के, क्योंकि B और C कोइंसाइड कर जाएंगे। तो जब आप यहाँ से साइन 90 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 90 अपना क्योंकि P अपॉन H होता है तो परपेंडिकुलर तो एज इट इज़ है AB, और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी भी लेंथ AB के इक्वल हो जाएगी। ये आप कैंसिल करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब आप cos 90 निकालोगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है,
बेस हमने देखा कि 0 हो गया, हाइपोटेन्यूज अपना AC जो AB में चेंज हो गया, अभी आप AC भी लिखो कुछ भी लिखो तो cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ अपन फाइंड करते हैं और इन्हीं से हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब अपना मेन काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, कि वो कैसे बनाते हैं। तो उसका एक ईजीएस्ट मेथड है, वो आप लोग सीख लो, पर आपको उसमें जो वैल्यूज़ आई हैं वो कैसे आई हैं वो मैंने पहले प्रूव करना आपको सिखा दिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस तरह से लिखेंगे और लर्न करेंगे उसका मेथड सीख लेते हैं। कि सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आया, मतलब आर्यभट्ट जी ने बताया था, ठीक है, और जिसको हमने बाद में देखा था कि एडमंड गंटर ने आज के टाइम में जो हम साइन एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक बताया था। तो ये साइन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड की गई। तो वो किस तरह से फाइंड की गई कि हमने कहा कि अगर हमारा एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है एंड 90 है, तो इनके लिए साइन की वैल्यूज़ क्या होंगे। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए एक इजी मेथड है कि आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो 0 से 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 है हाईएस्ट नंबर, तो इन सभी वैल्यूज़ को 4 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जहाँ कैंसिल हो रहे हैं वहाँ कैंसिल कर दो आप, और ये जितने भी आपके पास में अब वैल्यूज़ हैं इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो ये जो आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ये एक्चुअल में साइन की वैल्यूज़ होंगी कि साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या मिल गई बेटा 0। आप 30 के लिए ये 1 की 1, 4 का रूट लिया तो 2, 45 के लिए देखा 1/√2, 60 के लिए 3/2। देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का रूट लोगे तो √2, 3 का रूट ले नहीं सकते प्राइम नंबर तो √3, 4 का 2 और 1 का 1। यही सारी वैल्यूज़ तो अभी हमने ट्राइंगुलर मेथड में सीखी थी कि राइट ट्राइंगल में ये वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं। अब मैं डायरेक्ट तुम लोगों को ये टेबल में वैल्यूज़ दे देती तो तुम लोगों को याद रहता, पहले तो याद नहीं रहता, और याद भी कर लेते तो तुम कहते कि मैम ने ऐसे कैसे लिख दिया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 की 1/√2 है। अब तुम लोगों ने निकालना सीख लिया ना, तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब टेबल में बाकी वैल्यूज़ बेटा बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमको कॉस की चाहिए तो हमको मालूम है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन्हीं को हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख देते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखो अब साइन और कॉस की वैल्यू सीख गए ना, तो अब हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था कि अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को साइन और कॉस पर डिपेंडेंट सीखे हुआ है कि हमको मालूम है tan थीटा की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो साइन और कॉस के रेशो के इक्वल होता है, तो साइन अपॉन कॉस करके हम tan निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर आपको cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप cos थीटा की वैल्यू को साइन थीटा से डिवाइड करके निकाल सकते हो, या आपको मालूम ही है मैंने अभी बताया था कि ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे अभी हम लोग ने सीख लिया है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके लिए हमारे पास में अभी रिजल्ट्स क्या आ गए हैं कि साइन 0 0 है, 30 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है और ये 1 है। अब अगर तुमको कॉस की वैल्यू लिखनी है तो कॉस की वैल्यू इनके रिवर्स डायरेक्शन में अभी हमने लिखी है, तो ये लिख लो। अब इनसे हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीख लो। जैसे कि हमने कहा tan थीटा, तो tan थीटा हमने देखा क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो अगर अपने को tan 0 फाइंड करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे बेटा, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 0। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि tan 0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास में 0। फिर 30 डिग्री की, तो इनको भी डिवाइड करना, तो डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 1/√3। ये कैंसिल करेंगे मीन्स 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा बेटा, ये आपका √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड है, तो हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे।
अब कॉट को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, मीन्स इनको आप रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो तो ये तुम्हारी टेबल आगे की तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में निकालते हैं अपन सेक का। क्यों, सेक क्या चीज़ होती है, सेक याद है सबको, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि सेक अपना जो होता है वो कॉस थीटा का, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर जब आप रेसिप्रोकल ऑफ कॉस निकालोगे तो ये बेटा क्या आएगा, 1/1, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये आप रेसिप्रोकल लोगे तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, तो यहाँ हम 2/√3 लिख देंगे। 1/√2 का बेटा √2/1, केवल √2 लिख देना, यहाँ 2। अब यहाँ पर 0/1 का 1/0, तो वो फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि ये हमारा कोसेक जो होता है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हम इनको रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे तो बेटा अपना ये भी काम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो अभी हमने फाइंड करना सीखी थी वो हमने सारी की सारी टेबुलेट कर ली। जनरली टेबल्स याद नहीं रहती हैं अपने को, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आपको दोनों तरह से बता दिया, उनका प्रूफ निकालना भी बता दिया और टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है वो भी सिखा दिया बेटा। अब एक बार आप लोग जल्दी से एक चीज़ और सीख लो, वो है यूनिट सर्कल मेथड, जिससे हम ये देख पाएंगे कि जैसे जैसे साइन की वैल्यूज़ हमने देखा था अभी 0 से लेके 1 तक अपनी देखी थी कि साइन 0 पर 0 है और 90 पे 1 है, मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे साइन की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं। अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर देखो, मान लो कि ये एक सर्कल है, ये अपना एक सर्कल है जिसका कि हमने इस तरह से चूज़ किया है कि इसका रेडियस हमारा 1 है, मीन्स ये O से लेके P तक का जो पॉइंट है ये रेडियस 1 है। तो आप इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हो बेटा, तो आपके सभी जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे और सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम है ये सभी रेडियस होंगे। अगर हम पॉइंट Q लें, R लें, S लें, T लें, कोई भी पॉइंट लें तो ये सभी सरकमफेरेंस के पॉइंट है और सेंटर से ज्वाइन किया तो ये सभी रेडियस हैं, तो इन सभी की लेंथ तो 1 ही आएगी ना बेटा। अब ध्यान दो कि अगर हम यहाँ से अपने इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं A है, तो ये देखो ये अपने पास में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, क्लियर, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स ये अपना राइट ट्राइंगल फॉर्म हो गया। और हम जानते हैं राइट ट्राइंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगर हम यहाँ पर अपना थीटा फाइंड करते हैं, मान लो हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, तो साइन थीटा अपना क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल, तो वो अपनी क्या हो जाएगी बेटा, QA डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस OQ। अब OQ की लेंथ तो 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, QA के, क्लियर है। तो ये QA मीन्स परपेंडिकुलर वैल्यू हमारी साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो अगर तुम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ इससे बड़ी है, फिर हम यहाँ से करेंगे तो ये और ज़्यादा है, यहाँ से करेंगे और ज़्यादा है, यहाँ से करेंगे और ज़्यादा है। तो जो चीज़ अभी हमने ट्राइंगल के केस में सीखी थी वही चीज़ यहाँ पे तुम लोग इमेजिन करो कि जब अपने पास में एंगल छोटा था, ये वाला एंगल छोटा था तो परपेंडिकुलर की लेंथ कम थी, फिर हमने जैसे ही एंगल अपना बड़ा किया तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी हो गई, फिर हमने अपने एंगल को और बड़ा किया तो परपेंडिकुलर की लेंथ और बड़ी हो गई, फिर और बड़ा किया और बड़ा किया। इससे क्या पता चला कि हमने ये देखा कि जैसे जैसे एंगल हम अपना बड़ा करते जाते हैं वैसे वैसे परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ती जाती है। और परपेंडिकुलर यूनिट सर्कल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना साइन थीटा को। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जो अपने साइन की वैल्यूज़ हैं वो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी साइन की वैल्यूज़ 0 to 1 इंक्रीज़ होती जाती है। बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे एंगल को वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी।
क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो इससे हमने ये चीज़ प्रूव की। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। अगर हम इसी राइट ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा कॉस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा OA अपॉन OQ के। अब OA की लेंथ आपकी कितनी है, OA अपना बेस है और OQ तो फिर से 1 है, तो यहाँ से आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि कॉस थीटा OA के इक्वल। अब ध्यान दो कि जब थीटा अपना कम है तो अपना बेस बड़ा है, फिर जैसे ही थीटा बड़ा किया तो ये जो बेस है अपना, ये मान लीजिए पॉइंट B है आपका बेटा, तो A से B तक आ गए, मीन्स बेस छोटा हुआ। फिर हमने और देखा कि थीटा बड़ा किया गया तो बेस अपना पॉइंट C पर आ गया, फिर और बड़ा किया थीटा तो D पे आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे बेस छोटा होता जा रहा है, और बेस का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा। तो इससे हमको ये रिजल्ट मिला कि कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें जैसे जैसे हम एंगल्स को 0 to 90 की साइड मूव करते जाते हैं तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है 0 to 1, और कॉस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है 1 to 0। क्या ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हम इसी बेस पर अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मेरे जितने भी अपने मेथड्स हैं आप लोग के साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो बेटा मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा।